अब बच्चों हम आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक संधारित्र जो है समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके अंदर अपन पराविद्युत माध्यम को भरेंगे। तो अपन दो तरह की स्थितियां करेंगे। सबसे पहली स्थिति, आप पहले एक हेडिंग लगा दो, पराविद्युत की उपस्थिति में धारिता। हम संधारित्र के भीतर एक पराविद्युत माध्यम को भरेंगे। तो इसमें दो स्थितियां हैं। सबसे पहली देखो, मैं एक संधारित्र के अंदर पूरी तरीके से उसकी प्लेटों के बीच में पूरी तरीके से है ना एक पराविद्युत माध्यम भर देता हूं, संपूर्ण भाग में पराविद्युत। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जैसे इस तरीके से देखो, ये दो प्लेट है संधारित्र की। अच्छा मुझे यूँ बताओ, इन प्लेटों, ये प्लेटों के बीच की दूरी d है और प्लेटों का क्षेत्रफल a है। अगर हम प्लेटों के बीच में कुछ भी नहीं भरे, खाली हवा है, बीच में निर्वात है, तो निर्वात है, तो इस स्थिति में निर्वात में धारिता कितनी होती है भाई? हमने ये लास्ट क्लास में सूत्र निकाला हुआ है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की निर्वात में जो धारिता होती है, निर्वात में, ये C नॉट लिख लेता हूँ, लो A एप्सिलॉन नॉट बटा D। आपको याद होगा ये सूत्र, निर्वात में हमने धारिता निकाली हुई संधारित्र की। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें यहाँ पे कोई पराविद्युत माध्यम भर रहा हूँ, पराविद्युत माध्यम भर रहा हूँ, ठीक है। अब पराविद्युत माध्यम का जो पराविद्युतांक है उसको मैं लिख लेता हूँ एप्सिलॉन R। लिख सकते हैं भाई एप्सिलॉन R। अब देखो एक चीज़ और मैं आपकी जानकारी में डाल देता हूँ, जो पराविद्युतांक है उसको अपन एप्सिलॉन R से प्रदर्शित करते हैं। पर कई बार आपको क्वेश्चन पेपर में या फिर कई किताबों में ऐसा हो सकता है कि जो पराविद्युतांक है एप्सिलॉन R, इस एप्सिलॉन R की जगह इसको K से भी लिखा जा सकता है। K, पराविद्युतांक को K से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ये वो K नहीं है जो हमने स्थिर विद्युत की में पढ़ा ना, जैसे आपने कूलॉम के नियम का सूत्र पढ़ा, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये सूत्र पढ़ा था। तो वहाँ पे ये K क्या होता था? 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद है ना? ये वो K नहीं है, ये एक नया K है। और इस K जो है ये वास्तव में ये एप्सिलॉन R ही है। एप्सिलॉन R को कई किताबों में K से भी लिखते हैं, तो इसको पराविद्युतांक ही कहते हैं अपन। तो जब कई बार आप पराविद्युतांक को एप्सिलॉन R की जगह K से लिख सकते हो आप, तब उस समय ध्यान रखना, ये अगर K आ जाता है कोई सूत्र के अंदर, तब ये K को K नहीं लिख करके उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, दो K एक साथ चलेंगे। समझ में आया? तो अब आप ध्यान दो भाई, अगर मैं संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई पराविद्युत माध्यम भर दूं, तो माध्यम में इसकी धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैंने आपको देखो एक ट्रिक बताई हुई है कि वो तो पराविद्युत माध्यम जब भरते हो तो एप्सिलॉन नॉट के गुणा में आप क्या लिख लेते हो? जहां पे भी एप्सिलॉन नॉट दिखेगा उसके गुणा में एप्सिलॉन R लिख लो, तो वो सूत्र जो है माध्यम में बदल जाएगा। ये बताया गया आप लोगों को कि खाली एप्सिलॉन R से गुणा कर दो और अपॉन D। अगर ये एप्सिलॉन नॉट नीचे बैठा होता, जैसे कूलॉम के नियम में आपको पता है एप्सिलॉन नॉट नीचे आता है, तो हम उसको माध्यम में बदलने के लिए एप्सिलॉन R से गुणा करते, तो एप्सिलॉन R नीचे आएगा। यानी एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो एप्सिलॉन R भी नीचे आएगा। कुल मिला के किसी भी सूत्र को माध्यम में बदलना है तो एप्सिलॉन नॉट को किससे गुणा कर देना है? एप्सिलॉन R से गुणा कर देना है। ये माध्यम में धारिता है। अच्छा आप मुझे यूं बताओ कि ये जो पूरी धारिता है, ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये तो निर्वात की धारिता है, और इनटू में क्या आ रहा है? एप्सिलॉन R। यानी कहने का मतलब माध्यम में धारिता जो है वो बढ़ गई, एप्सिलॉन R गुणा हो गई, तो धारिता में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो ये है। अब बच्चों देखो, मैंने जो ये पूरा पराविद्युत माध्यम भरा, ये पूरा भरा है प्लेटों के बीच में, पूरे भाग के अंदर मैंने पराविद्युत भरा। पर मैं इस तरीके से करूँ कि खाली कुछ भाग में तो पराविद्युत भर दूं और कुछ भाग में हवा रखूं, खाली निर्वात रखूं मैं, तो उस परिस्थिति में धारिता का मान क्या होगा या धारिता का सूत्र क्या होगा? तो उसको अपन निकाल रहे हैं, और उसको मैं एक बहुत शॉर्ट टेक्निक से करा रहा हूँ। किताब में अलग मेथड हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक दूसरी टेक्निक से करा रहा हूँ, आपको उसी तरीके से उसको करना है, ठीक है। तो ये आप लिख लो, फिर इसको हटा देते हैं। अब हम एक ऐसी स्थिति करने वाले हैं, दूसरी सेकंड स्थिति, पराविद्युत ही चल रहा है। अब हम क्या करेंगे? आंशिक रूप से पराविद्युत भरेंगे। तो आंशिक रूप से पराविद्युत की उपस्थिति, पराविद्युत की उपस्थिति, यानी आपने पूरी प्लेटों में पराविद्युत नहीं भरा है, आपने उसके कुछ हिस्से में ही पराविद्युत भरा है। तो इसको कैसे देखेंगे अपन? देखना, जैसे ये समांतर प्लेट संधारित्र है, प्लेटों के बीच में कितनी दूरी है? D दूरी है, और मैंने इसकी प्लेटों के बीच में एक पराविद्युत पट्टी रख दी। ये देखो पराविद्युत पट्टी रख दी मैंने, ये, और इस पराविद्युत पट्टी का पराविद्युतांक कितना है? एप्सिलॉन
आर है, ठीक है, एप्सिलॉन आर। तो देखो, और ये जो पराविद्युत पट्टी रखी है, इसकी जो मोटाई है, इसकी जो थिकनेस है वो है टी, कितनी है, टी थिकनेस है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें पराविद्युत भी भरा हुआ है और निर्वात भी, हवा भी, कुछ भाग के अंदर हवा है, और प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो ए है। समझ में आ रहा है? अब मैं इस स्थिति को थोड़ा सा है ना, इसको, ये चित्र तो इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन इसको हम दूसरे रूप में देखने वाले हैं। आप देखो, इसको यूँ समझो कि यहाँ पे दो संधारित्र आपके सामने, आपके पास दो संधारित्र है। एक संधारित्र तो ऐसा है जिसके अंदर पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है, और दूसरा ऐसा संधारित्र है जिसमें खाली क्या है, निर्वात है। तो आप मुझे यूँ बताओ, इस चित्र को मैं इस तरीके से बना देता हूँ, इसको इस तरीके से मैं बना सकता हूँ। मुझे तो आप यूँ बताओ कि भाई देखो कितने भाग में हवा है। जैसे निर्वात है, देखो डी प्लेटों के बीच की दूरी है, डी में से टी मोटाई के अंदर तो पराविद्युत है, तो पीछे कितनी मोटाई बची, तो डी माइनस टी मोटाई बची। तो डी माइनस टी मोटाई के अंदर तो मुझे पता है कि भाई निर्वात है, खाली डी माइनस टी के अंदर तो खाली निर्वात है, और पीछे टी जो मोटाई है उसके अंदर क्या भरा हुआ है, पराविद्युत भरा हुआ है। टी मोटाई के अंदर एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक वाला पराविद्युत भरा हुआ है। तो मैंने इसको दो संधारित्र बना दिए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। एक ऐसा संधारित्र बना दिया जिसमें निर्वात है, और एक ऐसा संधारित्र है जिसमें पराविद्युत भरा हुआ है। पूरा कुल दूरी जो होगी वापस वो डी होगी। आप जोड़ दो इसको, डी माइनस टी और टी को जोड़ दो, वापस डी आ जाएगा। तो मैंने दो अलग अलग संधारित्र मान लिए। इसकी धारिता को मैं कह देता हूँ C1 और इसकी धारिता C2, और इन दोनों का श्रेणी क्रम संयोजन करोगे तो इसकी कुल धारिता आ जाएगी। तो मैं एक एक हिस्से की धारिता निकाल रहा हूँ। पहले जो निर्वात वाला भाग है उसकी धारिता बताओ, निर्वात युक्त भाग की धारिता। जिसको मैं C1 कह देता हूं। तो इसकी धारिता भाई सूत्र आपको पता है ना, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी, तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी है D माइनस टी। ये इसकी धारिता आ गई पहले वाले भाग की। इस दूसरे भाग की भाई धारिता बताओ, पराविद्युत युक्त भाग की धारिता। C2। तो क्या होगा C2, इसकी धारिता क्या होगी भाई, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, और इसकी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी है T तो है, अरे वो सूत्र पता है ना आपको, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो वही सूत्र लगाया मैंने। अब ये जो पराविद्युत माध्यम में जो धारिता है, हमें पता है कि इसमें पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है, और पराविद्युत माध्यम का पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर, तो हमें इसमें एप्सिलॉन आर से गुणा भी करना पड़ेगा। तो ये इसकी जो धारिता होगी A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन टी होगी। यहाँ एप्सिलॉन आर से गुणा भी करेंगे, इसकी कुल धारिता निकालनी है, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी, और इसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर है तो एप्सिलॉन आर से गुणा करेंगे। अब ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का क्या सूत्र होता है, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता। अब हमें पता है श्रेणी क्रम में कुल धारिता का सूत्र होता है 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 कैसे निकालेंगे, ये जो C1 है इसको उल्टा कर दो आप, तो इसको उल्टा कर दो, तो ये D माइनस टी और अपॉन में क्या आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, और 1/C2 क्या होगा, इसको उल्टा कर दो, T अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, 1/एप्सिलॉन नॉट, ये अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ऊपर तो रह गया D माइनस टी, और इधर रह गया T अपॉन एप्सिलॉन आर, T अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब मुझे कुल धारिता निकालनी तो इसको उल्टा तो करना पड़ेगा, C निकालना है, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। ये उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में ये चीज़ पूरी अपॉन में आ जाएगी, D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। और भाई ये कुल धारिता जो है हमारे आ गई। अब देखो ये जो सूत्र है इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। सूत्र तो आ गया, बहुत इस पर सिंपल सी टेक्निक बताई मैंने। इसको निकालने का वैसे एक दूसरा तरीका भी है, पर वो तरीका नहीं करके अपन ने ये वाला मेथड काम में ले लिया। अब देखो ये सूत्र जो है याद रखना बहुत कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। आपको पता है समांतर प्लेट संधारित्र जो है, कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होती है। अब यहाँ पे ये जो पूरी D दूरी थी, पूरी D, इसके दो टुकड़े हो गए। D दूरी में से D माइनस T दूरी के अंदर तो है हवा, निर्वात, तो ये D दूरी जो थी इसके दो टुकड़े हो गए। D माइनस T दूरी में तो हो गई निर्वात हवा, और बाकी T दूरी में क्या हो गई, T भाग में क्या भरा हुआ है, पराविद्युत, तो इसके टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए भाई, सीधी सी बात है। D माइनस T दूरी के अंदर निर्वात है तो D माइनस T दूरी अलग हो गई, और जिसमें पराविद्युत है उस दूरी को मैंने अलग कर दिया, इसके टुकड़े कर दिए मैंने। अब D माइनस T दूरी में निर्वात है, और निर्वात के लिए पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। कितना होता है, 1, तो इसलिए इसके अपॉन में तो कुछ नहीं आया, 1 ही आया है।
और टी भाग के अंदर ये जो टी भाग है, टी भाग का पराविद्युतांक होता है एप्सिलॉन आर, तो इसलिए टी भाग के अपॉन में इसका पराविद्युतांक आएगा एप्सिलॉन आर। क्या आएगा? एप्सिलॉन आर। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर ये तो एक पराविद्युत भरा है आपने, एक की जगह अगर बहुत सारे पराविद्युत भर दो तो उन सब पराविद्युत भागों की मोटाइयाँ अलग अलग आ जाएगी और उन सब के पराविद्युतांक नीचे आ जाएंगे। जैसे मैं अभी एक अगला डेरिवेशन कर रहा हूँ, तो उसके सूत्र को अपन, उस सूत्र को अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं। डी माइनस टी भाग में निर्वात है, इसलिए उसके अपॉन में कुछ भी नहीं आया, एक आया कुल मिला के। निर्वात का पराविद्युतांक एक होता है। तो ये सूत्र आप देख करके समझ सकते हो कि ये जो है पूरी डी दूरी है वो भागों में टूट गई, और जिस भाग में जो पराविद्युतांक आएगा वो उसके अपॉन में आ जाएगा। अगर कोई भी भाग में पराविद्युतांक नहीं है तो उसके अपॉन में कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो इसको मैं अब हटा देता हूँ एक बार, और मैं आपको एक ऐसी परिस्थिति करा देता हूँ जिसमें मैंने बहुत सारे पराविद्युत भर दिया अलग अलग। अब तीसरी स्थिति है, ये अपन डायरेक्ट लिखेंगे, भिन्न भिन्न पराविद्युत भरे गए। भिन्न भिन्न पराविद्युत माध्यम। देखना भाई, ये पूरा समांतर प्लेट संधारित्र है। अब मैंने क्या कर दिया, इसकी पूरी तो मोटाई जो है वो डी है, प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो डी है। मैंने क्या कर दिया, इसके इस भाग के अंदर, पहले वाले भाग के अंदर, यहाँ से यहाँ तक T1 भाग में एप्सिलॉन R1 भर दिया पराविद्युतांक, और T2 भाग में एक दूसरा पराविद्युत भर दिया। भाई T2 भाग के अंदर एक दूसरा पराविद्युत भर दिया, और इसका पराविद्युतांक कितना है? एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R2। यहाँ पर मैंने एक और पराविद्युत भर दिया T3 भाग में, और इसका पराविद्युतांक कितना है? एप्सिलॉन R3। और ऐसे करके मैंने बहुत सारे पराविद्युत भर दिए। भाई लास्ट में भी भरा हुआ है Tn मोटाई में, और इसका पराविद्युतांक कितना है? एप्सिलॉन Rn। तो मैंने पूरी लंबाई के ये जो प्लेटों के समांतर जो है मैंने बहुत सारे पराविद्युत भर दिए, अलग अलग पराविद्युत भर दिए। कुल मिला के डी दूरी के अंदर, पूरी दूरी के अंदर पराविद्युतांक भर दिए मैंने। तो अब आप मुझे बताओ इसका सूत्र क्या होगा? इसकी धारिता डायरेक्ट लिखनी है हमें, तो इसकी जो धारिता होगी सी, सूत्र क्या बताया? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में है ये पूरी डी दूरी, देखो डी, अरे यही तो सूत्र होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब इस डी दूरी के टुकड़े कर दो। पहला टुकड़ा है T1, और इसका पराविद्युतांक कितना है? T1 वाले का एप्सिलॉन R1, तो इसके बट्टा में आ जाएगा इसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन R1। समझ में आ रहा है? फिर T2 मोटाई जो है उसमें क्या है? उसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन R2। T3 के अंदर एप्सिलॉन R3, और डॉट 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 लास्ट में Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। बस ये हो गया कंप्लीट। अगर किसी भी हिस्से के अंदर अगर निर्वात हो या हवा भरी हुई हो तो उसका नीचे अपॉन में कितना आ जाएगा? अपॉन में उसका पराविद्युतांक कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि हवा का पराविद्युतांक जो होता है वो 1 होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये परिस्थिति सारी समझ में आ गई, अगर अलग अलग हम पराविद्युत माध्यम भरते हैं। अब इस पर मैं एक आपको 2 आंकिक प्रश्न करवाऊंगा। अब हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर अपन आंकिक प्रश्न कर रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न इस तरीके से हो सकता है कि मैं तो सीधा शॉर्ट में लिख लेता हूँ कि पराविद्युतांक K1, K2 व K में संबंध ज्ञात करो। अब इस तरीके से आपको एक चित्र दिया हुआ आएगा। देखो, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी d है और प्लेटों का क्षेत्रफल a है। इसके आधे भाग के अंदर ये आधी लंबाई के अंदर जो है एक पराविद्युत माध्यम भरा हुआ, और इस बार मैं पराविद्युतांक को लिख रहा हूँ K1। एप्सिलॉन R नहीं लिख करके मैंने क्या लिख लिया? K पराविद्युतांक है, ध्यान रख लेना। और ये जो आधी दूरी है D/2, और बाकी आधी दूरी के अंदर एक नया पराविद्युतांक भर दिया मैंने, एक दूसरा पराविद्युतांक भर दिया K2, और इसकी जो है ये भी मोटाई D/2 है, यानी D/2 आधे आधे भाग के अंदर 2 अलग अलग पराविद्युतांक भर दिए K1 K2। और इस पूरे की जो धारिता है वो बराबर है इस संधारित्र के, और इस संधारित्र में जो है पूरी डी दूरी में मैंने एक ही पराविद्युत भरा है जिसका नाम है K। क्या नाम है? K पराविद्युत वाला पराविद्युतांक भरा हुआ है। यानी इस चित्र के अंदर पहला संधारित्र जो है उसमें 2 आधे आधे अलग अलग पराविद्युतांक भरे हैं, पराविद्युत माध्यम भरे हुए हैं K1 K2, और इसमें पूरे में एक ही पराविद्युत भरा है हमने। तो अब प्रश्न कह रहा है इन दोनों की दोनों स्थितियों में धारिताएं बराबर है। आप तो K1 और K2 में संबंध ज्ञात करो आप। तो पहले इस प्रश्न को आप देख ले एक बार किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप ले चाहो तो इसको नोट डाउन कर लेना।
अब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले चित्र नंबर 1, ये फिगर नंबर फर्स्ट है और ये फिगर नंबर सेकंड है, ठीक है। पहले मैं जो चित्र नंबर 1 है उसकी धारिता निकाल रहा हूँ, चित्र 1। अब चित्र 1 जो है उसमें मैं चित्र नंबर 1 ले रहा हूँ भाई, पहले आप देख ले, चित्र नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम। तो चित्र नंबर 1 की मैं धारिता कैसे निकालूँ? तो मुझे पता है कि ये ऐसे जब खड़े संधारित्र ये ऐसे भरे जाते हैं पराविद्युत, तो ये 2 संधारित्र का कार्य करेगा और ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हुए होंगे? श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। तो ये पूरा एक संधारित्र इन K1 और K2 के 2 संधारित्रों के श्रेणी संयोजन से मिलकर के बना है, तब मुझे इसकी कुल धारिता आएगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक टॉपिक में डिस्कस कर लिया। तो इसकी धारिता निकाल रहा हूँ, तो मैं पहले इस भाग की धारिता निकालूंगा। इस भाग की धारिता कह देता हूँ C1 और इसकी धारिता क्या कह देते हैं? C2 कह देते हैं। तो देखो K1 भाग की धारिता, देखिए भाई इसकी धारिता निकालनी है तो आपको क्या सूत्र लगाना है? A एप्सिलॉन नॉट और बट्टा में दूरी कितनी है? प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है इसकी पहले वाले भाग की? D/2। और इसमें पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है भाई, पराविद्युत माध्यम भरा होता है तो हम पराविद्युतांक से गुणा करेंगे या एप्सिलॉन नॉट के साथ K1 से, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। 2A एप्सिलॉन नॉट K1/D, ये इसकी धारिता आ गई। अब इस दूसरे भाग की धारिता क्या होगी? K2 भाग की धारिता, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन इसकी दूरी कितनी है? प्लेटों के बीच की दूरी D/2 और इनटू पराविद्युत माध्यम कितना है इसका? K2 से गुणा कर देंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। 2A एप्सिलॉन नॉट K2/D। अब ये दोनों भाग जो है, ये भाग और ये भाग कौन से क्रम में जुड़े हुए? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में कुल धारिता बताओ। मैं इसको C कह देता हूँ, ठीक है। इस पूरी धारिता को, इसके पूरे की धारिता को मैं नाम देता हूँ C। क्या नाम देता हूँ? C। तो इसकी पूरे की धारिता क्या होगी भाई? 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1, C1 को उल्टा कर दो भाई, इसको उल्टा करोगे तो D/2A एप्सिलॉन नॉट और K1, और C2 को उल्टा कर दो, C2 को उल्टा करोगे तो ये D ऊपर चला जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन K2, D/2A एप्सिलॉन नॉट या 1/K1 1/K2। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन, है ना। तो ये थोड़ा सा मेरे को जगह चाहिएगी। 1/C यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा भाई? K1 K2, तो ये K2 तो इधर चला जाएगा, K1 इधर चला जाएगा, यानी K2 प्लस K1 लिखो और K1 प्लस K2 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दो तो C आ जाएगा आपके। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ से ये जगह खाली कर लेता हूँ। अब अपन इसको उल्टा कर लेते हैं। तो C क्या आ गया? इसको उल्टा कर दो भाई, पूरा उल्टा कर दो, ये नीचे वाली चीज़ें पूरी ऊपर चली जाएगी। 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D तो नीचे आ जाएगा, ये पूरा उल्टा हो गया, और ये भी पूरा उल्टा हो जाएगा। K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। देखो बच्चों, अगर प्रश्न इस तरीके से होता, ये मैंने इक्वेशन 1 मेरे ख्याल से अभी दिया है, पहले दिया हुआ है क्या इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन होता कि भाई ये नहीं देते आपको और कहते खाली इसी की धारिता निकालो, खाली इसी की धारिता निकालो, तो इसकी धारिता तो ये मैंने निकाल दी C, आप ये निकाल करके छोड़ देते, यहीं पे प्रश्न हो जाता कि इसकी कुल धारिता ज्ञात करो, तो आप ये कुल धारिता आ जाती, ठीक है। लेकिन मैंने इस प्रश्न को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। मुझे K1 K2 और K में संबंध ज्ञात करना है, तो पहले मैंने इस पूरे की धारिता निकाली जो बहुत सरल थी। इसकी धारिता निकालो, इसकी धारिता निकालो, श्रेणी क्रम का सूत्र लगा के कुल धारिता निकाल दो। और इसकी धारिता निकालनी थी तो अकेला एक ही, इसकी धारिता को मैं कह देता हूँ C डैश। क्या कहते हैं? C डैश। तो अब फिगर चित्र नंबर 2 ले लो भाई, इसकी कुल धारिता बताओ। K भाग की धारिता, तो K वाला जो पराविद्युत है उसकी धारिता C डैश कह रहा हूं, तो क्या सूत्र है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन प्लेटों के बीच की दूरी D है, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी D, और इंटू K से मल्टीप्लाई कर दो। इसका पराविद्युतांक K है तो आपको K से गुणा कर लो, तो इसकी कुल धारिता आ जाएगी K भाग की। तो ये तो बहुत सिंपल था, ये अकेला संधारित्र है तो इसको K से गुणा कर दो, इस पूरे भाग की धारिता आ जाएगी। अब प्रश्न कह रहा है कि प्रश्नानुसार कि इस भाग की धारिता और इस भाग की धारिता आपस में बराबर है, तो बराबर है तो फिर बराबर कर दो, C और C डैश बराबर है। भाई मेरे ख्याल से तो ये बहुत सिंपल है, मैंने इस पूरी की धारिता निकाली और इसकी, ये तो अकेला है, पूरा K भरा हुआ है, इसलिए A एप्सिलॉन नॉट D लगा के K से गुणा ही करना है बस, बाकी कुछ नहीं, बराबर कर दो और आंसर आ जाएगा हमारे। तो उस भाग की धारिता तो आ गई थी 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D K1 K2 और अपॉन में K1 प्लस K2, और इसकी धारिता क्या है भाई? A एप्सिलॉन नॉट K
और अपॉन डी। ए एप्सिलॉन नॉट डी कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट डी कट गया, क्या आ गया, यहाँ पे अकेला के रह गया, इधर तो के और उधर क्या रह गया भाई 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, ये आ गया। अब जैसे मैंने ये दो खड़े संधारित्र, दो खड़े पराविद्युत भरे, तब ये श्रेणी क्रम संयोजन बन रहा था। ऐसे कैसे मैं आपको एक ऐसी परिस्थिति करा रहा हूँ जिसमें समांतर क्रम संयोजन बनेगा। अब देखो मैंने ये पूरा रफ कर दिया, वापस वही वैसे ही प्रश्न है, पराविद्युतांक k1 k2 और k में संबंध ज्ञात करो, ठीक है। और इस बार थोड़ा चित्र अलग तरीके से बना रहे हैं। इसमें क्या है कि आपको दो पराविद्युत भरे हैं, पर इस बार है ना ऊपर नीचे भरे हैं, ऐसे एक ऊपर, ये जो संधारित्र हैं, ये जो संधारित्र हैं, इसके आधे भाग के अंदर जो आधा भाग है ऊपर वाला भाग, इसके अंदर मैंने एक पराविद्युतांक भरा हुआ है k1 और बाकी बचे हुए आधे नीचे वाले भाग के अंदर पराविद्युतांक भरा है k2 मैंने। ये ऐसे प्लेटें खड़ी है, तो ऊपर वाला जो भाग है उसमें जो क्षेत्रफल है वो तो है a/2 और नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल है a/2 और प्लेटों के बीच की दूरी d है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है इसकी धारिता, और एक दूसरा है जिसमें मैंने पूरा पराविद्युत एक जैसा भरा हुआ है और उसका नाम है k, इसकी धारिता, इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल भी a है। दोनों की धारिता आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। और अब आपको वापस k1 और k2 में संबंध ज्ञात करना है। अब इस केस में हमने संधारित्र में जो पराविद्युत भरे हैं ऊपर और नीचे भरे हैं, तो जब आप संधारित्र के अंदर पराविद्युत ऊपर और नीचे ऐसे भरते हो, इस तरीके से आप भरते हो, एक तो आपने वो समांतर भरे थे, खड़े खड़े भरे थे, तब तो अगर प्लेटों के समांतर भरते हो आप तब तो वो श्रेणी क्रम संयोजन का काम करता है। लेकिन अगर आप एक पराविद्युत भर के उसी के नीचे दूसरा भरते हो तो इसको समझ लो ऊपर वाला अलग संधारित्र है, नीचे वाला अलग संधारित्र है, और ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इस भाग की धारिता जो है, पहले इसकी धारिता जो है मैं कह देता हूँ C1 और इसकी धारिता क्या कहते हैं C2, और ये C1 और C2 मिलकर के श्रेणी क्रम बनेंगे और श्रेणी क्रम में कुल धारिता को अपन क्या नाम दे देंगे, C नाम दे देंगे। तो पहले अपन इस हिस्से की धारिता ज्ञात कर लेते हैं, फिर अपन इसकी धारिता भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, और फिर बराबर कर लेंगे। तो पहले मैं चित्र नंबर 1 को निपटा रहा हूँ भाई। चित्र 1 में C1 बताओ, इस ऊपर वाले हिस्से की धारिता बताओ भाई। ऊपर वाले हिस्से की धारिता क्या होगी, सूत्र क्या होता है, a की जगह इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है, इस हिस्से का a/2, क्षेत्रफल आधा हो गया इसमें, एप्सिलॉन नॉट, और इसमें पराविद्युतांक कितना भरा हुआ है k1 और बट्टा में आ जाएगी दूरी d। इस नीचे वाले हिस्से की धारिता कितनी होगी, a/2, इसका क्षेत्रफल a/2 है, एप्सिलॉन नॉट और पराविद्युतांक k2 है और अपॉन में आ जाएगा d। अब ये दोनों समांतर क्रम में है तो इनकी कुल धारिता कितनी हो जाएगी, समांतर क्रम में कुल धारिता जुड़ जाएगी C1 प्लस C2। C1 जो है ये रहा a/2 एप्सिलॉन नॉट k1 बटा d और a/2 एप्सिलॉन नॉट k2 बटा d। a एप्सिलॉन नॉट 2d कॉमन आ गया, k1 प्लस k2 रह गया। ये इसकी पहले नंबर चित्र की धारिता आ गई। चित्र 2 की धारिता बताओ भाई। चित्र 2 में ये पूरा अकेला एक ही है, तो इस हिस्से की धारिता को अपन ने C डैश कहा था, तो C डैश क्या आ जाएगी, k वाले भाग की धारिता a एप्सिलॉन नॉट k बटा d। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। और प्रश्न कह रहा है कि ये दोनों धारिता क्या है, C और C डैश बराबर है भाई, बराबर कर दो इनको। तो C तो जो है वो a एप्सिलॉन नॉट 2d k1 प्लस k2 और C डैश जो है d, a एप्सिलॉन नॉट d कट गया और k1 प्लस k2/2 रह गया और उधर k रह गया। ये संबंध आ गया भाई, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। देखो बच्चों, इस तरीके से भी एक प्रश्न दिया जा सकता है जिसमें आपको तुल्य धारिता पूछी जाए। ये हालांकि मैं करवा नहीं रहा हूँ प्रश्न, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप खुद इसको अपने लेवल पे करें। ऐसे भी दिया जा सकता है, जैसे आपको इस संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, ऊपर की तरफ यहाँ पर k1 पराविद्युतांक भर दिया और यहाँ पर आपने k2 पराविद्युतांक भर दिया। ये पूरी प्लेटों के बीच की दूरी d है, तो d में से d/2 दूरी में ये k1 भर दिया और d/2 दूरी के अंदर k2 भर दिया इस आधे ऊपर वाले भाग के अंदर, और जिसका क्षेत्रफल है a/2। और ऐसे कैसे नीचे वाले जो भाग है, पूरा ये नीचे वाला भाग, इसके अंदर एक पराविद्युतांक भर दिया, मैं कह देता हूँ k3। अब आपको इस पूरे की धारिता निकालनी है, तो मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ आपको किस तरीके से पूरी धारिता निकालनी है। पहले क्या करना है, आपको ऊपर वाले की धारिता निकालनी है, आधे वाले भाग की। अब इस आधे भाग की धारिता कैसे निकालोगे, पहले तो आप इसकी धारिता निकालोगे। इसकी क्या सूत्र लगाओगे, a एप्सिलॉन नॉट बटा d वाला सूत्र लगाओगे। a की जगह तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा इसका, a/2 एप्सिलॉन नॉट k1 से मल्टीप्लाई करोगे और दूरी की जगह बट्टा में आ जाएगा d/2।
फिर इसकी धारिता निकालोगे और इसकी ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम का सूत्र लगा के इसकी पूरे की कुल धारिता निकालोगे, तब आपको इस ऊपर वाले आधे भाग की धारिता आएगी। फिर आपको क्या करना है, इस नीचे वाले भाग की धारिता निकालना। नीचे वाली तो बहुत सिंपल सूत्र है, ए की जगह इसका क्षेत्रफल आ जाएगा A/2 एप्सिलॉन नॉट और K3 से पराविद्युतांक से गुणा कर दोगे और बट्टा में पूरी दूरी D जो है वो पूरी दूरी आ जाएगी, इसकी धारिता भी आ जाएगी। इस पूरे भाग की धारिता भी आ गई और इसकी भी धारिता आ गई और ये दोनों फिर कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी समांतर क्रम में होंगे। तो इसकी और इसकी धारिता को आप जोड़ दोगे तो फिर आपके पास पूरी कुल धारिता आ जाएगी। तो आप इसको खुद अपने लेवल पे करें। ऐसे कैसे बच्चों, देखो आप मुझे यूँ बताओ, आप जैसे ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेट है, इन दो प्लेटों के बीच में मैं एक और चालक प्लेट रख दूँ, ये दो प्लेट है, संधारित्र की दो प्लेटों के बीच में एक चालक प्लेट रख दूँ मैं, तो उसकी धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब मैंने प्लेट नहीं रखी थी, जब प्लेट नहीं रखी थी तब क्षेत्रफल A था, दूरी प्लेटों के बीच की दूरी थी, तो पहले कुल धारिता कितनी थी, A/0/D थी। अब मैंने बीच में एक प्लेट रख दी, जैसे बीच में एक प्लेट रख दी तो है तो हवा ही भरी हुई है, लेकिन ये एक अब आधा संधारित्र अलग होगा और ये आधा अलग संधारित्र होगा। तो ये जो संधारित्र है इसकी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होगी, D/2 और इसकी प्लेटों की दूरी कितनी होगी, D/2। ठीक है, समझ रहे हो आप इसको। और पहले जो धारिता थी, पहले जब प्लेट नहीं रखी थी, आपने नहीं रखी थी, पहले पूरा एक संधारित्र था, उसकी धारिता ये आई थी। जैसे आप बीच में प्लेट रखोगे तो इस भाग की धारिता अलग होगी, इस भाग की धारिता अलग होगी, तो कुल धारिता कितनी होगी अपन देख लेते हैं। तो इस पहले वाले भाग की धारिता को मैं C1 कह देता हूँ, इसकी धारिता को C2 कह देता हूँ। तो C1 इसकी धारिता क्या होगी आप मुझे बताओ। A की जगह तो A है भाई, एप्सिलॉन नॉट, कोई कुछ भरा तो है नहीं, पराविद्युतांक तो भरा नहीं है, तो कोई गुणा नहीं करना, अपॉन में दूरी कितनी आ जाएगी, D प्लेटों के बीच की दूरी D/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2A/0/D। 2A/0/D को मैं C लिख लूँ, ये पहले कुल धारिता जो थी वो C है। तो इस आधे भाग की धारिता आ गई 2C। ऐसे कैसे, इस आधे भाग की धारिता कितनी होगी भाई इसकी, तो A/0 और दूरी कितनी है D/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2A/0/D। तो ये भी 2C आ गया, C का डबल आ गया। अब ये और ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े तो इनकी कुल धारिता क्या होगी, तो इसकी और इसकी आप सीधा वो वाला सूत्र लगा दो, C1 × C2 अपॉन C1 + C2। आपको ये बताया हुआ है कि जब दो जने श्रेणी क्रम में होते हैं तो आप डायरेक्ट ये सूत्र लगा सकते हो। जब कोई आंकिक प्रश्न कर रहे हो, डेरिवेशन कर रहे हो, तब तो वो लगाओ 1/C + 1/C1, मतलब 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2। लेकिन जब कोई ऐसा न्यूमेरिकल कर रहे हो तो सीधा ये लगा दो, C1 × C2 अपॉन C1 + C2। इसमें आपको लसर पर नहीं लेना पड़ेगा, टाइम बच जाएगा। पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, अपन ने बात की हुई इसको। तो C1 की वैल्यू भी है 2C, C2 की भी वैल्यू है 2C/2C + 2C। ऊपर कितने हो गए भाई, ये लो 2 और 2 4 हो गए, और C और C C² और 2C ये 4C हो गया, 4 से 4 कट गया, एक C से C कट गया, उत्तर क्या आ गया, C आ गया। यानी क्या, इससे क्या निष्कर्ष निकला, क्या भाई रिजल्ट क्या निकला कि दो प्लेटों के बीच में कोई एक प्लेट और रख दो तो उसकी धारिता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, धारिता उतनी उतनी रहती है, अपरिवर्तित रहती है। लेकिन एक चीज़ और देखो, इसी प्रश्न में आपको एक और एक्स्ट्रा बात पूछी जा सकती है। अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये जो बीच में प्लेट रखी इसको इस प्लेट से जोड़ दूं मैं, तब धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको इससे जोड़ते ही ये पूरी दोनों प्लेटें मिलके एक हो गई। अब ये संधारित्र खत्म हो गया, C2 वाला खत्म हो गया, इसको जोड़ दिया, संपर्कित कर दिया, यहाँ से आवेश अब सीधा पृथ्वी में चला जाएगा। तो ये संधारित्र हट गया आपके, इसकी धारिता 0 हो गई। तो खाली अब कितनी धारिता बची, खाली C1। तो कुल धारिता अब C1 ही रहेगी। C1 का मान कितना है, 2C, दुगना है, 2C है। यानी अगर ये संधारित्र की जो बीच में प्लेट रखी, खाली बीच में प्लेट रखने पे धारिता पे क्या प्रभाव पड़ता है, कोई नहीं पड़ता है। लेकिन बीच वाली प्लेट को किसी एक प्लेट से जोड़ दो तब धारिता पे कितना प्रभाव पड़ता है, तब धारिता जो है वो दुगनी हो जाती है। ये तो हट गया ना C2, खाली एक ही धारिता रही C1, और C1 जो पहले वाली धारिता C थी उसकी डबल हो गई, तो धारिता जो है दुगनी हो जाती है। अब ये एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं, 1 वर्ड वाले, एक सीधा एक शब्द में आंसर देना पड़ता है। तो ये तो डेरिवेशन तो आप रफ में करके चेक कर लो भले, बाकी तरीका ये था। अब अपन अगले लेक्चर के अंदर, मतलब अभी जो है अब अगला जो डेरिवेशन होगा उसमें अपन ऊर्जा ज्ञात करेंगे संधारित्र के। अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा ज्ञात करेंगे, ये डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। समांतर प्लेट संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, ये डेरिवेशन वैसे मैं जो कर रहा हूँ ये पहले तो एक सामान्य तरीके से कर रहा हूँ, इसको करने का एक शॉर्ट तरीका भी है, एक शॉर्ट मेथड भी आपको बाद में बता देंगे, आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो। तो देखो भाई, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसको मैंने किसी बैटरी से मैंने जोड़ा है, बैटरी से जोड़ के मुझे इसको आवेश देना है।
तो मैं लगातार इसको जब आवेश दूंगा तो धीरे धीरे जैसे जैसे आवेश दोगे, जैसे यहाँ पे प्लस आवेश दोगे तो इधर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, माइनस, और विद्युत क्षेत्र जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा, विद्युत क्षेत्र। तो लगातार विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो इस संधारित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित हो जाएगी, इसको कहेंगे अपन स्थितिज ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। तो इसमें विद्युत क्षेत्र के रूप में संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होगी। हमें उस स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, उस ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो वैसे तो मुझे संधारित्र को कुल आवेश देना है Q, ठीक है। माना किसी संधारित्र को Q आवेश व V वोल्टता तक आवेशित करना है। कुल आवेश Q देना है और कुल विभवांतर प्लेटों के बीच में कितना होना चाहिए, V होना चाहिए, इसलिए V वोल्टता की बैटरी से जोड़ा है। तो आवेश को एक साथ तो Q आवेश दोगे नहीं, आप धीरे धीरे आवेश दोगे। पहले आवेश शून्य होगा किसी क्षण, फिर धीरे धीरे आवेश में वृद्धि करोगे। तो किसी क्षण पे मान लो इस पे Q आवेश पड़ा है, स्मॉल q, कितना आवेश पड़ा है, स्मॉल q आवेश दे दिया आपने, देते जा रहे हो, जीरो से देना शून्य कर रहे, शून्य से आप शुरू कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ इसके ऊपर प्लस q आवेश आया हुआ और इस प्लेट के ऊपर कितना आवेश आया हुआ है, माइनस q। और प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है मैं कह देता हूँ v है, स्मॉल v लिखा मैंने, विभवांतर को अभी v लिखा है, ठीक है। किसी क्षण पर जो है कह देता हूँ मैं, मानना किसी क्षण आवेश q, कितना आवेश है, स्मॉल q, वो विभवांतर स्मॉल v, विभवांतर है स्मॉल v। अब आपको पता ही Q बराबर CV सूत्र पता है ना, इस चैप्टर के स्टार्टिंग बता दिया था Q बराबर CV। अभी Q सूत्र है, मतलब Q आवेश दिया हुआ है इसको और विभवांतर V है, तो Q बराबर होगा CV, ठीक है। तो इससे मुझे बताओ भाई V का मान क्या आ गया, Q बटा C, ये Q बटा C आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब धीरे धीरे हम आवेश को बढ़ा रहे हैं। अभी तो स्मॉल q आवेश दिया हुआ है, धीरे धीरे हम आवेश के मान में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। मैं और आवेश दे रहा हूँ, मैं dq आवेश दे रहा हूँ भाई। अब dq आवेश मैं और दूंगा, एक्स्ट्रा dq आवेश दूंगा तो मुझे कार्य करना पड़ेगा। तो अतिरिक्त आवेश भाई, आप जब इसको प्लेट को आप यूँ समझ लो, आवेश को यहाँ से धनावेश को यहाँ से यहाँ तक लेकर के जा रहे हो। जब एक प्लस को यहाँ से यहाँ लेके जाओगे तो यहाँ अपने आप ही उसकी वजह से माइनस उत्पन्न हो जाएगा। तो आप आवेश को जब यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो तो विद्युत क्षेत्र इधर है, तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। वो कार्य हमारे यहाँ पे इसके अंदर ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो रहा है। कार्य कितना करना पड़ेगा, तो देखो आपको जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो एक सूत्र बताया था विभवांतर का, याद होगा कि विभवांतर का सूत्र होता था कार्य बटा आवेश। विभवांतर का सूत्र है कार्य बटा आवेश। तो कार्य का क्या सूत्र होगा, विभवांतर इंटू आवेश। तो अगर आप किसी भी आवेश को ले जाने में कार्य चाहिए तो आपको एक सीधा सा सूत्र है, आवेश को गुणा कर देंगे अपन किससे, विभवांतर से। तो मैं अभी छोटे से आवेश को लेके जा रहा हूँ dq, तो कार्य भी dw लिख लिया मैंने, और विभवांतर को मैं क्या लिख लेता हूँ भाई, v है। अभी विभवांतर कितना है, देखो प्लेटों के बीच में v है, स्मॉल v विभवांतर है। तो ये है, v का मान रख दो भाई समीकरण 1 से मान, v का मान कितना पड़ा है, q बटा c, और ये dq पीछे पड़ा है, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब हम कुल कार्य तो इसका समाकलन करके निकाल देंगे, निकाल सकते हैं ना, दोनों तरफ हम समाकलन कर देंगे, इधर और इधर भी, q बटा c। और भाई यहाँ dq लिखा हुआ है तो आवेश के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो आवेश की लिमिट लगेगी। आवेश प्रारंभ में तो 0 था और लास्ट में कितना आवेश देना है मुझे, कैपिटल Q, तो 0 से कैपिटल Q तक मैं समाकलन कर दूंगा। ये C धारिता है, धारिता का मान कभी भी नहीं बदलता है भाई, धारिता आवेश और विभव पे निर्भर नहीं करती है। तो मैं विभव चेंज कर दूंगा, विभव चेंज कर दूंगा तो आवेश भी चेंज हो जाएगा, पर धारिता का मान C रहेगा। तो अब ये C नियत है तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर खाली कौन रह जाएगा, Q के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, तो मैं ये पहले यहाँ से हटा देता हूँ। dw का समाकलन हो गया w, ये 1 बटा c बाहर आ जाएगा। q का समाकलन क्या होगा, q की घात 1 है, x की पावर 1 होती है तो उसका समाकलन होता है x की पावर 1 प्लस 1 और बटा 1 प्लस 1। x की पावर n का सूत्र पता है ना, x की पावर n प्लस 1, x की पावर n का सूत्र होता है, समाकलन करता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो q की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी q की पावर 2 हो जाएगी, और बट्टा में भी कितना आ जाएगा, 2। ये तो बहुत सिंपल सा समाकलन है। x का समाकलन होता है x स्क्वायर बटा 2,
और लिमिट कितनी है भाई, 0 से कैपिटल Q तक लिमिट है। अब ये 2 तो आ जाएगा बाहर, और इस Q स्मॉल q की जगह कैपिटल Q रख दो तो ये कैपिटल Q का स्क्वायर ये आ गया, ये कार्य आ गया। और कार्य जो है किस में संग्रहित हो जाता है, किसके रूप में संग्रहित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में। यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होगा। तो ये 1 ये आ गया, मतलब सूत्र आ गया Q²/2C ऊर्जा का। अभी तक समीकरण 2 दे दिया आपने, 3 दे दो। अब इस सूत्र को मैं एक दूसरे रूप में बदलने वाला हूँ भाई, ये तो याद रखना है आपको, Q²/2C। इसको मैं एक दूसरे रूप में बदलने वाला हूँ, चूंकि आपको पता है Q बराबर CV होता है ना। अरे ये लिखा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, Q बराबर CV। अब मैंने है ना आवेश को कर दिया कैपिटल Q, तो विभवांतर भी हो गया कैपिटल V, पर धारिता तो नियत रहती है, तो Q बराबर CV, विभवांतर V हो गया, और ये Q का मान Q भी कैपिटल Q हो गया। तो अब यहाँ पे ये रख दो, मान रखने पे समीकरण 3 में रख दो भाई। Q की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ भाई, Q की जगह अपन क्या रखने वाले हैं, CV। तो Q का स्क्वायर है तो C का भी स्क्वायर हो जाएगा, और V का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब V कैपिटल है, ध्यान रखना, और बट्टा में 2C पड़ा है, एक C से एक C कट गया भाई। तो क्या उत्तर आ गया बताओ, हाफ CV²। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो एक संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का ये डेरिवेशन है बच्चों, अब आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से करना है। ये ऊर्जा का सूत्र आ गया। हालांकि इस सूत्र को मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी निकलवाऊंगा, शॉर्ट तरीके से, U बराबर हाफ CV² वाले सूत्र को अपन एक दूसरे शॉर्ट मेथड से भी डेराइव करेंगे। लेकिन अभी पहले अपन एक और आगे एक चीज़ निकाल देते हैं, जिसको कहते हैं ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा जो है उसको कहते हैं ऊर्जा घनत्व। प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ऊर्जा घनत्व कैसे निकालेंगे, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो ऊर्जा घनत्व निकालना है, तो ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र होता है कुल ऊर्जा बटा आयतन। कुल ऊर्जा बटा कुल आयतन। कुल ऊर्जा तो जो है ये रही आपके पास हाफ CV², ये कुल ऊर्जा है हाफ CV²। संधारित्र का आयतन कितना होता है भाई, ये संधारित्र है जैसे, तो इसके प्लेटों का क्षेत्रफल A है और प्लेटों के बीच की दूरी D है, तो ये पूरा आयतन मुझे चाहिए पूरा, तो A × D कर दो, ये पूरा आयतन आ जाएगा, A × D ये आयतन होता है। ठीक है, अब देखो आप 2 मिनट ध्यान दो, पहले मैं बता देता हूँ। C का सूत्र आपको पता है क्या होता है, A ε0/D होता है, और V विभवांतर क्या होता है, तो देखो विद्युत क्षेत्र का सूत्र ये लिखा हुआ है V/D, आपको याद होना चाहिए। E का ये बहुत ज़्यादा यूज़ आया, इस पार्ट में भी आया, पहले से भी आ रहा है। तो E बराबर V/D होता है, तो V बराबर क्या हो गया, E × D। तो ये दोनों मान में रख रहा हूँ, देखना छोटा सा डेरिवेशन है। हाफ C का मान क्या रखेंगे हम, A ε0/D, और V की जगह अपन रखेंगे E × D। तो V का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, E²D², और बट्टा में A ε0 पड़ा है, सॉरी A/D पड़ा है। A से एक A कट गया, और ये D और D मिलकर के D² ये भी कट गया, और खाली क्या सूत्र आ गया, हाफ ये ε0 और ये E²। बस ये लिख लो, ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। और ये बता रहा है, देखो E आ रहा है, E यानी ये ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के रूप में संग्रहित है। किसके रूप में है, विद्युत क्षेत्र। तो ये लिखने के बाद आप एक नीचे एक लाइन लिखोगे कि स्पष्ट है कि कुल ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के रूप में संग्रहित है। कुल ऊर्जा किसके, ऐसे ही प्रश्न बनेगा, तो कुल ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित है, विद्युत क्षेत्र। अब अपन इस डेरिवेशन को अगले लेक्चर में जो है इसका एक अल्टरनेटिव दूसरा मेथड करेंगे, और एक फिर दूसरा टॉपिक बचा हुआ है आवेश पुनर्वितरण वाला, उसको भी अपन देखेंगे।